आप पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, राजनेता हैं या प्रवक्ता हैं? मैं मूलतः तो पत्रकार ही हूँ। आपके बयान काफी तीखे और तल्ख होते हैं। आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मुझे आप कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। न्यूज रूम में पूरी तरह सामंतवादियों का कब्जा है। क्यों आखिरकार आपको ब्राह्मणों से इतनी नफरत है? जो ब्राह्मण ये कहता है कि पूज्य विप्रशील गुण ही ना, उसका मैं विरोधी हूँ। ब्राह्मण एक जाति है, ब्राह्मणवाद एक सोच है। एक यादव की कथा कह के तो आप जो है अपना पेट भरते हो, अपना घर चलाते हो, और एक यादव को कथा कहने से रोकते हो आप। सर, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? मुझे लगा कि समाजवादी विचारधारा ही सबसे बेहतर विचारधारा है। बीजेपी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती। बीजेपी के हम कभी समर्थक हो नहीं सकते। क्या समाजवादी पार्टी में यादववाद है? थोड़ा बहुत जातिवाद तो हर जगह होता है। ये जो सवर्ण कहना और उच्च जाति कहना, मैं इनके तो विरोध में रहता हूँ। बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। ये बोलते हैं बीजेपी के लोग और बीजेपी का पालतू मीडिया। अखिलेश यादव जी ने एक मंत्र दिया था, पीडीए। मैं 50 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए चौपाल कर चुका हूँ। अयोध्या कैसे जीते? वो सब बीजेपी से नाराज थे, उन्होंने वोट दिया और हम अयोध्या जीत गए। अखिलेश यादव जी का कैंपेन था काम बोलता है। जनता ने उन कामों को नकार दिया। काम देख के वोट नहीं आता, जाति व्यवस्था पर ही वोट आता है। क्या ये सच है? ये मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। पहले विपक्ष बहुत मुखर होता था। आज भी मुखर है, आज भी मजबूत है। पहले मीडिया निष्पक्ष होता था। समाजवादी पार्टी में अब कोई अंतर्कलह नहीं है। अखिलेश यादव के बिना समाजवाद का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। आस्था का सम्मान, लेकिन मूर्खता का विरोध करना चाहिए। आपके बयान से कभी पार्टी को कोई दिक्कत हुई है? इस नए समाजवादी पार्टी में पुराने समाजवादियों की जगह नहीं बची है। ये बहन जी की राजनीति का ये संध्या काल है। उन्हें जितनी राजनीति करनी थी वो कर चुकी हैं। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे यादवों के नेता। अटल बिहारी वाजपेयी जी या कलराज मिश्रा जी हो जाएंगे पूरे समाज के नेता। आप बार बार घूम के बीजेपी के खिलाफ ही बोलना शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ से खराब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं। कथावाचकों से इतनी समस्या क्यों है आपको? कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो पार्टी का प्रचार करते हैं कथा के बाद में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जाति आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो जातिवाद खत्म हो जाएगा। बीएलओ भी जाति देख देख के बनाए गए। जो ओबीसी और माइनॉरिटी के बीएलओ थे उन्हें हटा हटा के राजपूत और ब्राह्मण बीएलओ बनाए गए। आप तुलसीदास जी के खिलाफ बहुत बोल रहे थे। मनुस्मृति तो एक सड़ा हुआ ग्रंथ है। सर, वेस्ट यूपी में सपा कहीं ना कहीं कमजोर है। शिक्षा, संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर तय करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी आज हमारे साथ हैं। अपने बेबाक बयानों, विवादों और तीखे लेकिन तार्किक जवाबों के लिए चर्चित चेहरा है राजकुमार भाटी, जो अपनी बात खुलकर कहते हैं और टीवी डिबेट्स में सपा का पक्ष बेहद ही मजबूती के साथ रखते हैं। द श्वेता शो में आज हम बात करेंगे राजनीति, विचारधारा, विवाद और आने वाले चुनावी समीकरणों पर। राजकुमार जी, वेलकम टू आवर शो। जी धन्यवाद। राजकुमार जी, आप पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, राजनेता हैं या प्रवक्ता हैं? नहीं, चारों भी एक साथ हो सकता है व्यक्ति। कैसे? मैं मूलतः तो पत्रकार ही हूँ, और मेरे अंदर एक पत्रकार सदैव जीवित रहता है। साहित्य मेरी हॉबी है। मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, लेकिन कभी ना तो मैंने मंच पर कविता पढ़ी है, जबकि मुझे कई बार मौके मिले। जो देश के बड़े बड़े कवि और शायर हैं उनसे सबसे मेरी व्यक्तिगत पहचान है, क्योंकि मैं एक कवि सम्मेलन भी कराता हूँ गेट नोएडा में एक हर साल 27 फरवरी को। तो कई जगह मुझे ऑफर की गई कि आप अपनी कविता सुनाइए, लेकिन मैंने कभी सुनाने का प्रयास नहीं किया। और मैं ये मानता हूँ कि मैं एक अच्छा श्रोता हूँ, अच्छा कवि मैं नहीं हूँ। कवि के स्तर पे मैं नहीं अपने आप को मानता, लेकिन तुकबंदी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो वो मेरी हॉबी है। मैंने कुछ कहानियां भी लिखी, और लेख तो मेरे ढेर सारे अखबारों में छपे। मेरी दो संकलन आ चुके हैं लेखों के, जो अलग अलग अखबारों में छपे। और मैं मानता हूं कि पत्रकार और राजनीतिक व्यक्ति का दोनों का काम एक ही होता है। दोनों को जिनके आवाज नहीं सुनी जाती उनकी आवाज उठानी होती है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। जो अन्याय कर रहा है उसके विरोध में बोलना होता है। फर्क केवल यह है कि राजनीतिक आदमी आंदोलन के तरीके से आवाज उठाता है
पत्रकार अपनी कलम से या माइक से आवाज़ उठाता है। और देश की आज़ादी का आंदोलन अगर पढ़ेंगे हम, तो उसमें जो बड़े बड़े नेता थे आज़ादी के, वो सब पत्रकार थे। सब या तो अपना अखबार निकालते थे या अखबारों में कॉलम लिखते थे। तो पत्रकारिता एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन आजकल इसका स्तर बहुत गिर गया है। आजकल पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसको काफ़ी छिन्न भिन्न, जो पूंजीपति आ गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े अखबार हैं, सब पूंजीपतियों के हाथों में है। और पूंजीपति कभी जनहित नहीं देखता है, वो केवल अपना मुनाफा देखता है। जो पत्रकार खुद अपने चैनल या अखबार चला रहे हैं, उनकी मर्यादा आज भी बची हुई है। और जो पूंजीपतियों के चैनल हैं, उनमें बहुत बुरा हाल है। ऐसा कोई पत्रकार आज की डेट में जो आपको पसंद हो? नहीं, एक दो नहीं, बहुत ढेर सारे पत्रकार पसंद हैं। अब जैसे एकदम नाम लेते हैं तो रवीश कुमार का नाम सामने आता है। रवीश कुमार बहुत, वो मुझे इसलिए भी पसंद है कि केवल इसलिए नहीं कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं या सच बोलते हैं, उनकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी, एक पत्रकार वाली भाषा है। आजकल मैं ये भी देखता हूँ, क्योंकि मैं टीवी डिबेट शो में जाता हूँ, मैं एंकर्स की हालत देखता हूँ। कई एंकर्स के पास तो शब्दावली नहीं है, उनका अध्ययन नहीं है, उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है। अब एक दिन एक एंकर ने शुरुआत की डिबेट की कि वो योगी जी ने बोल दिया था कठमुल्ला विधानसभा में, कि ये तो उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो उसने इसी पे हमें घेरने की कोशिश की। तो मैंने कहा मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मुझे आप कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। तो 2-2.5 मिनट तक मैं पूछता रहा, उन्हें कठमुल्ला शब्द का अर्थ ही नहीं पता था। तो ऐसे ऐसे एंकर आ गए हैं जिन्हें ना साहित्य की समझ है, ना संस्कृति की समझ है, ना इतिहास की समझ है, ना राजनीति की समझ है, ना भारतीय सामाजिक व्यवस्था की समझ है। और एक सबसे बड़ा जो हमें बात अखरती है कि टीवी चैनल्स, जो न्यूज रूम हैं, चाहे टीवी चैनल के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, न्यूज रूम में पूरी तरह सामंतवादियों का कब्जा है। जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, जिनके लिए भारत के संविधान में व्यवस्था की गई और आज़ादी के बाद ये कहा गया कि इन्हें आगे लाने के लिए काम किया जाएगा, इन्हें बराबरी में लाने के लिए विशेष अवसर दिए जाएंगे, वो कहीं न्यूज रूम में दिखाई नहीं देते। कहीं किसी एक आध चैनल पे कोई एक एंकर हो, वो भी दबे से रहते हैं, वो अपनी आवाज मुखरता से नहीं उठा पाते। तो वह ये भेदभाव ही होता है। जब हम पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक समाज के पक्ष में बोलते हैं, तो एंकर हमें बहुत ज्यादा घेरते हैं, क्योंकि 90% एंकर एक ही समुदाय से आते हैं और उनकी सोच जो है सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। आपके बयान काफ़ी तीखे और तल्ख होते हैं भाटी जी, और अक्सर एंकर्स पे आप के खिलाफ आपने काफ़ी कुछ बोला है। आपको ऐसा क्यों लगता है, या आप ऐसी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता है आपकी, आप पर ऐसे भी आरोप लगे, तो क्यों आखिरकार आपको ब्राह्मणों से इतनी नफरत है? नहीं, ब्राह्मण विरोधी मानसिकता तो मेरी नहीं है, और न मैं किसी भी जाति के विरोध में नहीं हूँ। और मैं चरित्र से समाजवादी हूँ, सदस्यता से नहीं। कोई पार्टी की सदस्यता मैंने ले ली इसलिए। समाजवादी पार्टी और समाजवाद अलग अलग चीज है। समाजवादी कोई भी हो सकता है, समाजवादी होने के लिए समाजवादी पार्टी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। वो एक सोच है, एक विचार है। तो मैं विचार से समाजवादी हूँ, और समाजवाद का पहला मूल है हर तरह का भेदभाव खत्म करना। बिल्कुल। तो उसमें जाति का भेदभाव भी शामिल है। जाति भेदभाव खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ जातियों का समर्थन करो, कुछ जातियों का विरोध करो, किसी जाति का विरोध मत करो। तो ये आरोप मेरे ऊपर चस्पा किया जाता है, और मुझे दुख इस बात का कि ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से ही चस्पा किया जाता है कि जी आप तो ब्राह्मण विरोधी हो। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मेरे पूरे बोले गए, मेरे कई हजार घंटे के रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कहीं एक लाइन ढूंढ के दिखा दो जो मैंने ब्राह्मण के खिलाफ बोली हो। हाँ, मैं पाखंड के, अंधविश्वास के खिलाफ बोलता हूँ, सामंतवाद के खिलाफ बोलता हूँ। कुछ लोग उसे ब्राह्मण के खिलाफ बोलना मान लेते हैं। ब्राह्मण जाति का मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। ब्राह्मणों में एक से एक विद्वान, एक से एक देशभक्त, एक से एक विद्वान लोग और समाज सुधारक पैदा हुए हैं। तो ये कह देना कि ब्राह्मण जाति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण के नाम पे पाखंड फैलाते हैं, ब्राह्मण के नाम पे ऊंच नीच फैलाते हैं, जो ब्राह्मण ये कहता है कि पूज्य विप्र शील गुण हीन है, उसका मैं विरोधी हूँ। जो शील गुण से हीन है उसकी पूजा क्यों करें? और अगली लाइन है फिर शूद्र न गुणगण ज्ञान फिर भी ना। शूद्र कितना ही ज्ञानी हो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण चाहे गुणों से हीन हो
उसकी पूजा, मैं इस सोच का विरोधी हूँ। अब इसे कुछ लोग ब्राह्मण विरोध मानते हैं, ये ब्राह्मण विरोध कैसे है? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मण एक जाति है, ब्राह्मणवाद एक सोच है। मैं वो सोच क्या है सर? मैं गुर्जर जाति से आता हूँ। हमारे समाज में, गुर्जर समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो, अब मैं जाति का नाम लूंगा तो उसमें गलत पड़ जाएगा, कुछ जातियों को अपने से नीच मानते हैं कि ये हमसे छोटे हैं। ये ब्राह्मणवादी सोच है। अगर कोई गुर्जर, यादव, जाट, कुर्मी, लोधा, जाटव, वाल्मीकि भी दूसरी जाति को छोटी मानता है, ये ब्राह्मणवाद है। अगर हम, कोई व्यक्ति पाखंड में लीन है, वो ब्राह्मणवाद है। जो ये कहता है कि ये मंत्र पढ़ने से और ये पूजा करने से आपको, आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपको नौकरी लग जाएगी, या आपका बच्चा परीक्षा में पास हो जाएगा, ये ब्राह्मणवाद है। तो बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो इन चीजों का विरोध करते हैं। राहुल सांकीर्तन ने पाखंड के खिलाफ बहुत ज्यादा लिखा, उन्हें तो महापंडित कहा जाता है, वो खुद ब्राह्मण थे। स्वामी दयानंद ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। ब्राह्मणों की व्यवस्था ये थी, जो देखिए, जब हम सोशल सिस्टम को पढ़ेंगे या सोशल साइंस को पढ़ेंगे, तो उसमें ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम, एक जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था, एक पूरा चैप्टर है। वो एक है व्यवस्था, वो हमारे कहने से थोड़ी, वो एक ब्राह्मणवादी सोच और एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ये थी कि जो द्विज जातियां कहते हैं, द्विज वो जो 2 बार जन्म ले। पहला जन्म सब माँ के पेट से हुआ, दूसरा जन्म उस दिन माना जाता है जिस दिन उसका उपनयन होता है और उसे ये पहनाई जाती है जनेऊ। तो ब्राह्मणों की व्यवस्था ये थी कि केवल ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, इनका ही उपनयन किया जा सकता, शूद्रों को उपनयन नहीं किया जा सकता। तो दयानंद जी ने पहली बार ये आवाज उठाई, और महिलाओं का उपनयन नहीं हो सकता, महिलाएं जनेऊ धारण नहीं कर सकती, और ये धार्मिक कर्मकांड भी नहीं करा सकते, जैसे शादी ब्याह, मंत्र वगैरह ही नहीं बोल सकते, पूजा पाठ नहीं करा सकते, ब्राह्मण ही कराएगा सारे पूजा पाठ। तो दयानंद ने ये कहा कि कोई भी, किसी भी जाति का व्यक्ति जो पढ़ ले, जो शास्त्रों को पढ़ ले और जो ज्ञान अर्जित कर ले, वो कर्मकांड करा सकता है। और हर व्यक्ति को जनेऊ धारण करने का अधिकार, हर किसी को उपनयन का अधिकार है, और महिलाओं को भी अधिकार है। महिलाएं भी धर्म गुरु हो सकती हैं। तो अभी तो महामंडलेश्वर में काफी महिलाएं ब्राह्मण जाति से आते थे, और जो कट्टर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने दयानंद की हत्या तक का प्रयास किया, उनका विरोध भी किया गया, उनकी हत्या तक का प्रयास किया। तो ब्राह्मणवाद में और ब्राह्मण में ये फर्क है। अभी इटावा में कथावाचक थे जो यादव थे, तो काफी, जिस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा कि वो यादव होकर कथावाचक कर रहे थे, तो उससे काफी विरोध हुआ, मारा पीटा भी गया। यादव होकर आप कथा नहीं कह सकते, यादव की कथा तो सारे ब्राह्मण कहते हैं। श्री कृष्ण जब भागवत कहते हैं तो किसकी कथा कहते हैं? श्री कृष्ण की कथा कहते हैं, कृष्ण की कथा है, और श्री कृष्ण यदुवंशी हैं। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हम भी यदुवंशी हैं। गुर्जर समाज भी यदुवंशी है। भाटी जो है, भाटी वंश जैसलमेर का, अच्छा, वो कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा, कैसे हैं? कैसे, क्या होता है? मतलब ये मेरे लिए नया है, ये मेरे लिए नया है कि भाटी समाज आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जैसलमेर के भाटियों का जब इतिहास पढ़ेंगे, उनकी वंशावली पढ़ेंगे आप, अच्छा, तो हम श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। तो आप श्री कृष्ण की कथा कह के, एक यादव की कथा कह के, तो आप जो है अपना पेट भरते हो, अपना घर चलाते हो, और एक यादव को कथा कहने से रोकते हो आप, तो कितना बड़ा पाखंड है और कितनी बड़ी मूर्खता है। भाई, जिसे अच्छे तरीके से कथा कहनी आती है वो। और मैं तो, मेरे पास जब ये प्रकरण हुआ और मैंने टीवी चैनल वगैरह को बोला, तो मथुरा से चल के कथावाचक आए मेरे पास, गेट नोएडा, मेरे घर पे। वो जाट जाति से हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। क्या बताया? कि भाई साहब, मैं तो आपके टीवी पे सुन सुन के जो आपने कहा है कि कोई भी कथा कह सकता है, और ये मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, हमें वहाँ ब्राह्मण कथा नहीं कहने देते, हमारा बहिष्कार करके रखा है एक तरीके से, सामाजिक बहिष्कार। वहाँ कोई गैर ब्राह्मण वहाँ पाँव नहीं जमा सकता। मथुरा में, जो वृंदावन में ये जो सब पुजारी और ये जो है मंदिरों में महंत वगैरह और जो कथावाचक हैं, बोले हैं, वो ये कह रहे थे, हैं कई लोग हैं, लेकिन उन्हें ब्राह्मण उन्हें अलग थलग रखते हैं, एक तरीके से अछूत बना कर रखते हैं, उन्हें सहयोग नहीं करते और उन्हें तरह तरह से परेशान करते रहते हैं। तो बोले हम तो चाहते हैं कि इसमें आप हमारे सपोर्ट करें। तो हमारा तो देखिए समाजवाद का लक्ष्य ये है, लोहिया जी ने सप्त क्रांति का नारा दिया था। समाजवाद की जो सबसे सरल परिभाषा है वो है हर तरह की गैर बराबरी को दूर करना।
तो लोहिया जी ने 7 क्षेत्र चिन्हित किए जिनमें गैर बराबरी है। उन्होंने कहा ये सब खत्म होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे गैर बराबरी, जाति के नाम पे गैर बराबरी, स्त्री पुरुष की गैर बराबरी, गांव और शहर की गैर बराबरी, भाषाओं की गैर बराबरी, साम्राज्यवाद की जो गैर बराबरी, एक बड़े देश छोटे देशों को गुलाम बना लेते हैं। तो ये सारी जो लोहिया जी ने चिन्हित की है। तो हमारा तो ये मूल विचार है और हमारा तो मिशन ये है, समाजवादी होने का अर्थ यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना कराए और जो गैर बराबरी है उसको दूर कराए। सर, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? ये देखिए, जैसा मैंने बताया कि मैं मूलतः समाजवादी हूँ, विचार से समाजवादी हूँ। मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की 2009 में। उससे पहले मैं एक संगठन चलाता था, देहात मोर्चा, यही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो उसमें भी हम झंडे पे लिखते थे जय लोहिया। अच्छा। तो हम लोहिया जी की विचारधारा से। दूसरी बात, जो मैंने 1987 में पत्रकारिता शुरू की थी और मैंने कई अखबारों में मेरे लेख छपते रहते थे। मैं अलग फ्रीलांसिंग भी करता था, दूसरे अखबारों में लेख लिखता था। उनके मेरे 2 संग्रह आए हैं पुस्तक, एक आग जलनी चाहिए, एक कही अनकही। अच्छा। तो उनमें मेरे आप लेख अगर देखेंगे तो 90 तक के लेख उनमें समाजवाद झलकेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली तब से समाजवादी हूँ। मेरी सोच शुरू से ही ऐसी बन गई थी। मैंने थोड़े, मेरी अध्ययन की प्रवृत्ति है, मैंने काफ़ी पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं, उनको पढ़ लिख के मुझे लगा कि समाजवादी विचारधारा ही सबसे बेहतर विचारधारा है। दूसरे, जब हम संगठन चलाते थे तो 2007 के चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, हमारे साथियों की राय बनी कि हमें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो 2 पार्टियों का विकल्प हमारे सामने था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मृतप्राय थी, कोई अस्तित्व बचा नहीं था, और बीजेपी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती। बीजेपी के हम कभी समर्थक हो नहीं सकते। तो एसपी और बीएसपी दोनों पे हमने विचार किया, बाकायदा 6 महीने तक हमारा विचार विमर्श हुआ और मैं दोनों पार्टियों के नेताओं से मिला। ओके। उसमें मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि बीएसपी के नेता जो बहुत अच्छे स्तर पर नेता थे और जो कैडर के लोग थे, जो वामसेप के कैडर में भी थे, बीएसपी के कैडर में भी थे, वो भी बहन जी की आलोचना करते थे। जब व्यक्तिगत बातचीत हम उनसे मिलते थे तो वो कहते थे, अरे साहब का मिशन तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, इन्होंने तो मिशन को कमीशन में बदल दिया, पैसे की भूखी है, सबसे पैसे मांगती है। और नेताजी के लिए अपनी पार्टी के लोग तो करते ही थे, दूसरी पार्टी के लोग भी नेताजी की प्रशंसा करते थे। कहते थे भाई नेताजी का एक उनकी विशेषता है कि जिसके सिर पर हाथ रख दिया फिर उसका साथ नहीं छोड़ते, और जो जुबान से कह दिया उसके जुबान के बहुत पक्के हैं। तो हमने कहा एक पार्टी तो वो है जिसकी कार्यकर्ता अपनी नेता की आलोचना कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वो है जिसके नेता की दूसरी पार्टी के लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम उसी पार्टी में क्यों ना जाएं। तो फिर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और 2009 से लगातार मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपनी पार्टी और अपने नेता से हर दृष्टिकोण से संतुष्ट हूँ। क्या समाजवादी पार्टी में यादववाद है? ये देश जातियों का देश है। इसमें पार्टी और संगठन का ना भी कहें तो हर व्यक्ति के, देखिए, अपनी सारी रिश्तेदारियां अपने समाज में, बिरादरी में होती हैं। अब अखिलेश जी ने तो अंतरजातीय विवाह किया है, लेकिन ऐसे तो 1-2 अपवाद हैं। सबके ज्यादा संपर्क जो होते हैं, ज्यादा संबंध होते हैं अपनी जाति में होते हैं, तो अपनी जाति के लोग ही ज्यादा मिलने भी आते हैं, वो लेके भी आते हैं, समस्याएं लेके भी। तो स्वतः ही आदमी जो काम करता है उसमें अपनी जाति के लोगों के लिए ज्यादा काम करता है। तो थोड़ा बहुत जातिवाद तो हर जगह होता है। ये कह देना कि नहीं बिल्कुल नहीं है, वो फिर झूठ हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना है जितना स्वाभाविक है, ज्यादा नहीं है। जितना बीजेपी में सामंतवाद है, या कहेंगे सवर्णवाद, सवर्ण शब्द तो गलत है वैसे, सवर्ण अवर्ण कुछ नहीं होता। ये जो सवर्ण कहना और उच्च जाति कहना, मैं इनके तो विरोध में रहता हूँ। कोई सवर्ण नहीं होता, कोई उच्च जाति नहीं होती। सामान्य जाति हैं या ओबीसी हैं या अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं, यही वर्ग हैं। लेकिन सामंतवाद शब्द सही है। जितना बीजेपी में सामंतवाद है कि वो सारे पदों पर उन्हीं कुछ जातियों के लोगों को ही रखते हैं और बाकी को तो दरी बिछाने के लिए और झाड़ू लगाने के लिए रखते हैं, तो उतना जातिवाद समाजवादी पार्टी में नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं ये भी दे सकता हूँ कि जब 12-17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जी सारे डीएम एसएसपी यादव बना दिए समाजवादी पार्टी ने, ज्यादातर जिलों के। तो प्रोफेसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी थी कि
उत्तर प्रदेश में 9 डीएम और 10 एसएसपी यादव हैं 75 जिलों में, जबकि 9% तो आबादी भी है यादव की। आज जो है मुख्यमंत्री की जाति के लगभग 34-35 डीएम हैं और 34-35 तो एसपी हैं और 24 के करीब डीएम हैं। तो वो जातिवाद ज्यादा था, यही जातिवाद ज्यादा है? जातिवाद दोनों में है, उसमें कम है, इसमें ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन नहीं, जातिवाद कम है नहीं है, दोनों। उसका इतना है जितना सहन किया जा सकता है, जितना स्वाभाविक है। क्योंकि मैंने आप उस कहा ना पार्टी के स्वाभाविक, हैं, इसलिए सहन किया जा जैसे सकता है। सब्जी में नमक होता है, हम्म, तो जितना नमक हमें टेस्ट में अच्छा लगे, अगर उतना है तो वो तो ठीक है, हम्म। और 2 चम्मच और ज्यादा डाल दो तो फिर सब्जी सब्जी जो है बेस्वाद हो जाती है। आप लगातार ये कहते रहे हैं कि योगी राज में जाति के आधार पर फैसले होते हैं और जाति के आधार पर एनकाउंटर भी होते हैं। हम्म। कैसे? नहीं, ये जो है इतना ही नहीं है, बहुत गहराई तक जातिवाद है। यहाँ तक है कि अभी उपचुनाव हुए पीछे, तो बीएलओ भी जाति देख देख के बनाए गए। जो ओबीसी और माइनॉरिटी के बीएलओ थे उन्हें हटा हटा के राजपूत और ब्राह्मण बीएलओ बनाए गए। ये उसमें भी हमने भी लिस्ट दी थी और मीडिया में भी खबर आई थी। वोट काटने में और वोट बनाने में भी जाति देखते हैं। 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि यादवों और मुसलमानों के वोट काटे गए, और चुनाव आयोग ने कहा कि हमें सबूत दो, तो हमने 18,000 शपथ पत्र दिए। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। तो जो अब एक घटना हुई थी लखनऊ में, वो पानी जो डाल रहे थे बारिश में, जो कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, उसमें शायद मुझे याद आता है कि 22 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें मिश्रा जी भी थे, तिवारी जी भी थे, चौहान साहब भी थे, राणा जी भी थे और गुप्ता जी भी थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर केवल 2 ही नाम लिए, एक यादव का, एक मुसलमान का, कि इन लोगों ने छेड़छाड़ की है। जबकि वो दोनों जो है उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे, बाद में ये जांच में पाया गया। तो ये जातिवाद ही तो है, ये जातिवादी मानसिकता ही तो है। जब 22 लोग गिरफ्तार हुए थे तो उनका नाम लेते नहीं। अभी आपने देखा कि बरेली में एक प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठी चलाई, तो योगी जी क्या भाषा बोल रहे हैं, मैं गर्मी निकाल देता हूं, मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं। जबकि आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पे पत्थर फेंके गुंडों ने और उनकी गाड़ी पर टायर फेंके, उनके ऊपर हमला किया। तब योगी जी ने ये भाषा क्यों नहीं बोली कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं? क्योंकि उसमें जो अभियुक्त हैं उनकी जाति के हैं, और आगरा में सांसद के घर पे हमला करने के बाद भी कोई जेल नहीं गया। तो ये जो भेदभाव करते हैं, अगर वो गलती से मुसलमान या यादव होते या अन्य किसी पिछड़ी जाति के होते, पीढ़ी समाज के लोग होते, तो पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई करती। अब वो क्योंकि मुख्यमंत्री की जाति के लोग थे, तो उन्हें खाली 151 करके छोड़ दिया गया, उछल के करा के। तो ये जो भेदभाव कानून व्यवस्था में, मुकदमे लिखने में, मुठभेड़ में हर जगह दिखाई देता है, ये बहुत गलत है। सर, बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, ये कितना सच है? क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी उस चुनाव के लिए कितना तैयार है? ये जो बोलते हैं कि मुसलमान और यादवों की पार्टी, ये बोलते कौन है देखना ही चाहिए आपको। ये बोलते हैं बीजेपी के लोग और बीजेपी का पालतू मीडिया। तथ्यों की जांच करनी चाहिए, तथ्य क्या कहते हैं। 2024 में चुनाव हुआ, कितने टिकट किसको दिए? 5 यादवों को टिकट दिए, 10 कुर्मियों को दिए। 7 कुर्मी जीत गए हैं हमारे टिकट पर, 4 पासी जीत के आए, 2 एससी के लोग हमने जनरल सीट पर लड़ाई, मेरठ और फैजाबाद। तो कैसे कह सकते हैं 4 मुस्लिम लड़ाए, 5 यादव लड़ाए, और जो जीत के आए हैं हमारे 37 सांसद हैं, उनमें हर जाति का प्रतिनिधित्व है। उनमें ब्राह्मण भी हैं, उनमें राजपूत भी हैं, उनमें सब जाति के लोग हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान यादव की पार्टी? दूसरी बात, 37 सीट मुसलमान और यादवों की वोट से तो पा नहीं सकते, वोट भी सब नहीं दिया होगा तभी मिली है 37 सीट। तो ये आरोप केवल बीजेपी के लोग और बीजेपी का जो अपना मीडिया है, जो उनका जिसे गोदी मीडिया कहते हैं आजकल, वे लगाते हैं। इसमें कोई तथ्यात्मक। दूसरी बात बताऊं, सीएसडीएस की रिपोर्ट है कि 2022 के चुनाव के उन्होंने आंकड़े जारी किए कि 69% मुसलमानों ने और 71% यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन 89% ब्राह्मणों ने और 91% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया।
तो अगर ये मुसलमान यादवों की पार्टी है तो वो भी तो ब्राह्मण ठाकुर की पार्टी हुई। ये मीडिया क्यों नहीं कहता? जो 89 और 91% वोट दे रहे हैं उन्हें तो मीडिया कभी नहीं कहता, क्योंकि मीडिया में भी वही लोग बैठे हैं। और ये तमाम पिछड़े, दलित और आदिवासी नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे यादवों के नेता, और अटल बिहारी वाजपेयी जी या कलराज मिश्रा जी हो जाएंगे पूरे समाज के नेता, पूरे देश के नेता। तो ये भी एक खेल है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने एक मंत्र दिया था, पीडीए, एक नया शब्द आया था पीडीए। आजकल आप पीडीए चौपाल भी कर रहे हैं, क्या है सर ये? पीडीए एक ऐसा शब्द दे दिया अखिलेश यादव जी ने, और ऐसा नारा दे दिया जिससे दबे कुचले समाज में बहुत जोश है और बहुत उत्साह है और बहुत उनके अंदर विश्वास जगा है। जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के दौरान में महात्मा गांधी ने एक शब्द दिया था, हरिजन, जिससे दलित समाज के लोग सहमत नहीं थे, और मैं भी सहमत नहीं हूं। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे, हरिजन कहना एक धोखा है। हरिजन तो सभी हैं। अगर हरिजन का मतलब हरि है, के तो सभी लोग हैं। हरिजन का मतलब है कि ईश्वर के लोग, ईश्वर के लोग, तो ईश्वर के लोग तो सभी हैं। सभी हैं। तो ये उन्हें बहकाने के लिए, जैसे किसान को कह देते हैं ना अन्नदाता या धरती का देवता, और उसे उसके बेचारे के वो भूखा मर रहा हो, उसके पास कपड़े नहीं है, अरे उसको सुविधाएं दो, कहने से क्या होता है। अब जैसे मोदी जी ने कह दिया विकलांगों को दिव्यांग, तो उनके जीवन में कोई सुधार आया? विकलांग को दिव्यांग कहने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो ये तो बाबा साहब भी उससे, अंबेडकर जी भी उससे सहमत नहीं थे, और दलित समाज के लोग भी सहमत नहीं थे। तो बाबा साहब ने शब्द दिया दलित, कि जिनके साथ भेदभाव हुआ, जिनके साथ अत्याचार हुए, अन्याय हुए, वो दलित हैं। फिर आए मान्यवर काशीराम, उन्होंने एक शब्द दिया बहुजन, बहुजन समाज। तो ये तीनों ही जो शब्द थे, चाहे हरिजन कह लें, दलित कह लें या बहुजन समाज कह लें, ये पूरी तरह सबको दायरे में नहीं ला पाते थे, सब नहीं आ पाते थे इसमें, और पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते थे कि इसका मतलब क्या है। दलित से मतलब लोग समझते हैं खाली एससी समाज, बहुजन भी पूरी तरह समझ में नहीं आता, तो बहुजन से लोग समझते हैं बहुमत जिसका है। तो ये अखिलेश जी ने एक ऐसा शब्द दिया है पीडीए के, जिससे लोगों को खुले मतलब स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है, और इससे लोग उत्साहित हैं, एकजुट हैं, और इसी का परिणाम 2024 में हमें देखने को मिला, और अब 2027 में और बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। और हम लगातार, मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं 50 विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए चौपाल कर चुका हूँ। कल भी मेरी आने वाले कल में हसनपुर में, अमरोहा में चौपाल है, उससे अगले दिन बरेली में 3 जगह मीटिंग है। तो ये हम पीडीए के समाज के लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या भेदभाव हुआ है, क्या क्या अन्याय हुआ है, कहाँ कहाँ आपके हक मारे गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह आपका शोषण करती है, और इससे छुटकारा पाने के लिए आपको किस तरह समाजवादी पार्टी न्याय देगी। तो पीडीए चौपाल का रिस्पांस कैसा रहा ऐसा ग्राउंड पर? बहुत सुंदर। सुना है कंट्रोवर्सी ज्यादा हो रही है उस पर? नहीं, कंट्रोवर्सी तो योगी आदित्यनाथ ने की है कि जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं होंगे, कार्यक्रम नहीं होंगे। कंट्रोवर्सी तो कुछ नहीं हो रही। पीडीए समाज के सब लोग एकजुट हो रहे हैं, एक भाईचारा बढ़ रहा है, एक दूसरे के दुख दर्द समझ रहे हैं, और एक बढ़िया माहौल बन रहा है, बढ़िया। सर एक सवाल, अयोध्या कैसे जीते? अयोध्या लोगों के वोट से जीते। कौन सा ऐसा समीकरण था जो साध लिया आप लोगों ने और अयोध्या? नहीं, देखिए अयोध्या में एक तो मैं बताऊं, अयोध्या और काशी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखड्डे हैं, घोटालों के मुखड्डे। काशी में और अयोध्या में इन्होंने बहुत अनियमितताएं की हैं, आर्थिक अनियमितताएं भी और दूसरी तरह की। जैसे मैं काशी गया लोकसभा चुनाव के दौरान, मैं 5 दिन रहा हूँ, तो मुझे घाट पर मल्लाहों ने बताया कि आज यहाँ जितनी नावें चलती थी सारे मल्ला बेकार बैठे हैं, सब मल्ला बेरोजगार हो गए। वहां पर 10 क्रूज चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। अब जब क्रूज चलने लगे तो लोगों ने नाव में बैठना बंद कर दिया। तो 10 के 10 क्रूज गुजरातियों के हैं, एक भी क्रूज किसी उत्तर प्रदेश के आदमी का नहीं। काशी तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। तो ये जो खेल हुए हैं, काशी में जो कॉरिडोर के नाम पे, अयोध्या में भी रामपथ के नाम पे जो गरीब लोग उजाड़े गए, उन्हें मुआवजा देने में भी जाति धर्म देखे गए। कुछ लोगों को अच्छे मुआवजे दिए गए, कुछ को कम मुआवजे दिए गए।
दूसरे वहां पे जो मकान तोड़े गए उनमें फिर बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल जो बने हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हैं, और जो वो ज्यादातर बाहर के लोग हैं, ज्यादातर गुजराती हैं उनमें, और आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और अयोध्या का वो प्रकरण आपको याद होगा कि जो इनके मेयर थे बीजेपी के उस समय वहाँ, वो जो है ऋषिकेश उपाध्याय, वो उन्होंने एक जमीन 2 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कराई, और 4 घंटे बाद 18 करोड़ की रजिस्ट्री राम मंदिर के नाम कर दी। 16 करोड़ रुपए 4 घंटे में बना लिए। तो प्रकरण उछला था बहुत ज्यादा मीडिया में, और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, जांच समिति बना दी गई है। और हम भी टीवी डिबेट में बोलते थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि जांच कमेटी बना दी है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब आज किसी को पता नहीं है उस जांच का क्या हुआ, क्योंकि वो सब बीजेपी के लोग थे। तो इस तरह के घोटाले इन्होंने किए। तो वो जो गरीब लोग, दुखी लोग थे, जिनके साथ अन्याय हुआ, वो सब बीजेपी से नाराज थे। उन्होंने वोट दिया और हम अयोध्या जीत गए। और हाँ, हमारे नेता ने एक इतना शानदार निर्णय वहां लिया कि जो हमारे एससी समाज से आते हैं, अवधेश प्रसाद, और जो 5 बार के विधायक थे, उनको प्रत्याशी बनाया। तो पीडीए समाज के लोग वोट इकट्ठे हुए और हम अयोध्या जीत गए। 2027 से क्या तैयारियां हैं सर? 2027 की समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले तैयारी उत्तर प्रदेश में कर दी, जब किसी और पार्टी ने शुरू नहीं की है। हमारा लगभग बूथ कमेटियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। पहले चरण में बूथ सब कमेटियों के सत्यापन के काम शुरू किए गए। लखनऊ से टीमें भेजी गई हर विधानसभा में। उन्होंने जाके बूथ बूथ पे जाके उसे चेक किया। जहां बूथ कमेटियां कमजोर थी उन्हें पुनर्गठित किया गया। अब इनका प्रशिक्षण शुरू होगा। दूसरी तरफ प्रत्याशियों का चयन भी लगभग शुरू कर दिया है अखिलेश यादव जी ने, और जनवरी में प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर देंगे। कुछ को तो इशारा भी कर दिया 8-10 सीटों पे तो कि आपको लड़ना है। और बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता से चयन किया जा रहा है। ज्यादातर जिताऊ प्रत्याशी होंगे, और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छे बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो जो हमारे घोषणा पत्र में, देखिए, एक नारा समाजवादी पार्टी का लोहिया जी के समय से रहा है, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो पहला मुद्दा तो यही रहेगा, रोटी कपड़ा सबको मिलना चाहिए, और दवाई और पढ़ाई ये सरकार का काम होना चाहिए, फ्री होना चाहिए सबके लिए। बाकी जिस तरह का विजन अखिलेश यादव जी का है, जब 12-17 की सरकार थी तो उन्होंने किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, मेट्रो ट्रेन चलाई, हाईवे बनाया, और बच्चों को लैपटॉप दे रहे थे, कन्या विद्याधन दे रहे थे। तो ये रोजगार, शिक्षा, इलाज, किसान की बेहतरी, मजदूर का हक, महिलाओं का सम्मान, यही मुद्दे होंगे चुनाव के। सर, अखिलेश यादव जी का एक कैंपेन था, काम बोलता है, और बहुत ही हिट कैंपेन था, बहुत प्रचार प्रसार किया गया, उन्होंने काम गिनाए भी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उन कामों को नकार दिया। तो एक ये मैसेज गया कि लोग काम देख के वोट नहीं आता, जाति व्यवस्था पर ही वोट आता है। क्या ये सच है? देखिए, 17 के चुनाव में हमारी पार्टी में भी कई तरह की विसंगतियां थी। ये मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। आपसी झगड़े थे, गुटबाजी थी, और रोजाना के जिस तरह के बयानबाजी हो रही थी उसका संदेश बहुत खराब गया। और अगर ठीक तरीके से, ठीक माहौल में चुनाव हुआ होता, ये चीजें ना होती, तो रिजल्ट ये नहीं रहता जो हुआ है। काम बोलता। हाँ, काम लोग महसूस कर रहे हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि काम अखिलेश जी ने किए। और आप आम जनता से, किसी से भी राह चलते आदमी से पूछेंगे, बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं कि अखिलेश जी ने काम तो किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे। और एक ये आरोप लगाते हैं जो बीजेपी के लोग, कि जैसे इनकी आदत है ये बदनाम करने के लिए बहुत वो चलाते हैं, बाकायदा अभियान चलाते हैं। जैसे ही सरकार बदली थी तो इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और गोमती रिवर फ्रंट की जांच बैठाई थी। आज तक उसके परिणाम नहीं आए कि क्या हुआ जांच का। 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो उस समय बैठा दी, और अब सुर्खियां बन गई मीडिया में कि जांच हो रही है और इसमें घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं। तो लेकिन अखिलेश जी ने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था, आज भी वो देश की सबसे अच्छी सड़क है। आज भी उससे अच्छी सड़क देश में दूसरी नहीं है।
जो इनका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उसमें जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं हम्म, इस सड़क पे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 303 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसकी लागत आई 12,000 करोड़ रुपए, यानी कि 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। योगी जी ने एक गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जो पूर्वांचल को जोड़ता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को। उसकी लंबाई मात्र 91 किलोमीटर है, उसकी लागत है 7200 करोड़ रुपए, 7,200 करोड़, यानी कि 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। और वो सड़क 6 महीने बाद ही टूट गई, उसकी एक लाइन बंद करनी पड़ी, फिर उसकी मरम्मत कराई। तो एक तरफ तो हम 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बेहतरीन सड़क बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो 80 करोड़ पर किलोमीटर में खराब सड़क बना रहे हैं। तो भ्रष्ट कौन है? तो लेकिन ये है कि मीडिया इनका साथ देता है, मीडिया उनकी बात दिखाएगा नहीं, उनकी कमी बताता ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? एनसीआरबी के आंकड़े देखिए आप, हमारे समय से 3 गुना अपराध हैं। और मीडिया कहता रहता है कि अपराध नियंत्रित कर दिए, मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रित कर। पहले विपक्ष बहुत मुखर होता था, पहले विपक्ष सड़क पर उतर कर बकायदा प्रदर्शन भी किया करता था। कहीं ना कहीं आजकल इसकी कमी है कि विपक्ष कहीं ना कहीं उतना मुखर नहीं है जितना होना चाहिए। आज भी मुखर है, आज भी मजबूत है। पहले मीडिया निष्पक्ष होता था, अब मीडिया सरकार का ढोल बजाता है, विपक्ष की आवाज उठाता नहीं है। जबकि मीडिया का काम है सरकार की कमियां गिनवाना, सरकार की अच्छाई बताना मीडिया का काम नहीं है। सरकार अच्छाई बताने के लिए तो विज्ञापन देती है। एक कहावत मीडिया के क्षेत्र में है कि जो सरकार बताती है वो न्यूज नहीं होती, वो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो विज्ञापन होता है। जो सरकार छिपाती है वो न्यूज है। तो जो सरकार छिपा रही है उन्हें तो मीडिया बता ही नहीं रहा, जो सरकार बता रही है वही मीडिया बोल रहा है। खूब आवाज उठाता है विपक्ष, और हर मुद्दे पे अखिलेश यादव जी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के एक एक मुद्दे पे बोलते हैं, रोजाना बोलते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आमतौर पे उन समाचारों को दिखाता नहीं है। समाजवादी पार्टी में अब कोई अंतर्कलह नहीं है, सब ठीक हो चुका है। अब तो अंतर्कलह भी नहीं है, और जो लोग थोड़े जिनके अंदर मतभेद थे उस समय, या जो किसी किन्हीं कारणों से नाराज थे, या जो भी कुछ था, अब उन सब की समझ में ये अच्छी तरह बात आ गई है कि नेता अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के बिना समाजवाद का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। तो अब वो सब अखिलेश यादव जी के पीछे हैं, और सबने अखिलेश यादव जी को नेता मान लिया है। और जब नेता मान लिया जाता, उस समय एक व्यक्ति को नेता नहीं मान रहे थे, उस समय 4-5 नेता हो गए थे। हाँ। तो मतभेद का कारण यही था, 3.5 हर मुख्यमंत्री नेता ये सिद्ध करने में लगा था कि मैं ही बड़ा नेता हूँ, और उसकी वजह से विवाद हुए। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आज कोई चुनौती अखिलेश यादव के नेतृत्व को नहीं है। आज सबने अखिलेश यादव जी को नेता मान लिया है, और पार्टी के लोग ही नहीं, पूरा देश ये मान रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी में अभी आजम खान का कद क्या है? आजम खान बहुत सम्मानित नेता हैं और बहुत शानदार नेता हैं। आजम खान के बारे में भी उल्टी सीधी खबरें उड़ाई जाती हैं। आज आप आजम खान का पूरा जो राजनीतिक जीवन है उसकी समीक्षा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके जैसे चरित्र के, उनकी जैसी शानदार सोच के गिनती के नेता देश में है। उनके अंदर ना तो कभी हिंदू मुस्लिम की भावना रही है, वो सांप्रदायिक सोच उनकी कभी रही नहीं है। वो पूरी तरह से एक पंथ निरपेक्ष नेता हैं और बड़े ईमानदार नेता हैं। उनके ऊपर कोई घपले घोटाले के बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, झूठे मुकदमे दर्ज। यूनिवर्सिटी को लेकर काफी सारी बातें सामने आई। यूनिवर्सिटी बनाई है बच्चों के पढ़ने के लिए, और वो तो उससे पहले तो उनके ऊपर बड़े बड़े मंत्रालयों के वो मंत्री रहे। कभी आजम खान के ऊपर 2 रुपए लेने का भी आरोप कभी नहीं लगा। और आजम खान देशभक्त नेता, देश के पक्ष में बोलते हैं हमेशा। हाँ, आजम खान के एक वो उनके व्यक्तित्व का अंग है, वो उनकी आदत है कि वो कई बार जो है थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में और क्या कहते हैं उसे, मतलब कठोर भाषा में जवाब दे देते हैं और उनका संदेश गलत चला जाता है। वो एक अलग बात है कि कभी व्यंग में कह दिया हो, कभी किसी इशारे में कोई बात कह दी हो, वरना वो कभी भी गलत बातें नहीं बोलते। सर, ये भी कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव की जो संगठन में पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी, लेकिन अखिलेश यादव जी की संगठन में पकड़ मजबूत नहीं है। क्या ये सच है? अखिलेश यादव जी
हर विधानसभा 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। हम्म, हर विधानसभा क्षेत्र के 20-20 लोगों को नाम से और चेहरे से जानते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र की उन्हें समस्याएं पता है। उन्होंने 5 साल सरकार में रहते हुए किस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किए थे ये उन्हें पता है। हम्म, अखिलेश यादव रोजाना जितने लोगों से मिलते हैं, इस देश में शायद दूसरा नेता कोई नहीं मिलता होगा। कभी आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर जाकर देखें, हजारों लोग रोजाना मिलने आते हैं अखिलेश यादव से, हजारों की संख्या में, जिनमें 150 तो बड़े नेता होते हैं, उनसे अलग से मिलते हैं, और बाकी सारी पब्लिक से लाइन लगा के सबसे मिलते हैं, सबके आवेदन प्रार्थना पत्र लेते हैं, समस्याएं सुनते हैं, और रोजाना किसी न किसी की कोई ना कोई मदद जरूर करते हैं। कोई बेटी आ गई मेरे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, और कभी उसका प्रचार नहीं करते। अभी एक लड़की थी प्रजापति, शिल्पी प्रजापति नाम था शायद उसका, तब पता लगा हमें तो जब उसने खुद वीडियो बनाई, उसका कोर्स पूरा हो गया कि मेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता अगर अखिलेश यादव मेरी मदद नहीं करते। उसकी पूरी फीस विदेश में पढ़ने की उसकी, और सारा वो अखिलेश जी ने शायद 10 लाख रुपया कितने के वो था खर्चा टोटल, वो दिया, और कभी कहीं एक शब्द नहीं बोला कि हमने किसी की मदद की है। अब उस बेटी ने खुद ही वीडियो डाला कि हमने जो हमारी ये मदद की थी। खिलाड़ियों की मदद करते हैं, कि हर तरह की मदद लेकिन ये भी कहा जाता है कि इस नए समाजवादी पार्टी में पुराने समाजवादियों की बहुत ज्यादा जगह नहीं बची है। समाजवादी पार्टी में सबसे पुराने नेता हैं श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो नेताजी के टीचर भी रहे थे। नेताजी को और प्रोफेसर साहब को उन्होंने पढ़ाया, वो सबसे पुराने हैं। आपने अक्सर देखे होंगे, वो जब भी कोई अवसर होता है अखिलेश जी उन्हें आगे रखते हैं। जब भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया नेताजी को, तो अखिलेश जी उसे लेके सबसे पहले उदय प्रताप जी के घर पहुंचे और उनके हाथों में वो समर्पित किया कि आप नेताजी के टीचर हो, मैं ये आपको समर्पित कर रहा हूँ। और पार्टी कार्यालय में जब भी कोई विशेष आयोजन होता है तो उदय प्रताप जी उनके बराबर में बैठे नजर आएंगे आपको। इतना सम्मान उन्हें देते हैं, गेट से रिसीव करते हैं और फिर गाड़ी तक छोड़ते हैं जब वो जाते हैं। 94 साल के लगभग उनकी आयु है। तो ये कह देना कि पुराने समाजवादी, उनसे पुराना और कौन है। और जो हमारे पुराने थे ज्यादातर उनमें से अब स्वर्गवासी हो गए हैं। मोहन सिंह जी थे, और जी ये थे रामचंद्र दास जी थे, अपने जनेश्वर मिश्रा जी थे। उन सबको पूरा सम्मान करते थे अखिलेश जी। अब वो हैं नहीं। तो अब तो नेताजी से जो जूनियर थे, एक उदय प्रताप जी को छोड़ के जो नेताजी से जूनियर थे वही बचे हैं पार्टी में। नेताजी सीनियर तो कोई बचा ही नहीं है, केवल अकेले उदय प्रताप जी हैं। तो अखिलेश जी तो सबका सम्मान करते हैं। सर, टीवी डिबेट्स में आप बहुत मुखर होके बोलते हैं, बहुत तीखे अंदाज में। आप अक्सर डिबेट में शामिल होते हैं। क्या कभी अखिलेश यादव की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है कि नहीं इतना तीखा मत बोलो, कुछ मतलब आपकी बोलने पर पूरी स्वतंत्रता है, या उसका भी ऊपर से कुछ आता है कि नहीं इतना बोलना है, ऐसे बोलना है? नहीं, पार्टी के दिशा निर्देश तो आते ही रहते हैं। अभी मैं 14 तारीख में अखिलेश जी से मिला था। मिलते उन्होंने पहला वाक्य मुझसे यही कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोले करो। तो किसी ने शिकायत करी होगी। हाँ बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। नहीं, मैं आप हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते देखो, हैं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं धार्मिक पाखंड के खिलाफ बोलता हूँ, और ये हर आदमी को बोलना चाहिए। धार्मिक, ये हमें धर्म के नाम पर बिल्कुल कुएं में ले जाना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। आस्था में और मूर्खता में अंतर है। आस्था का सम्मान, लेकिन मूर्खता का विरोध करना चाहिए। तो मैं अभी 14 में जब गया था, तो मैं जैसे ही अखिलेश यादव जी के सामने पहुंचा, जाते ही उन्होंने मुझसे कहा, देखते ही एकदम बोले हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोले करो, धर्म पर टिप्पणी मत किया करो। तो मैंने कोई जवाब तो नहीं दिया, मैं बैठ गया। तो मुझे लगा किसी ने शिकायत की होगी। तो दिशा निर्देश तो वो देते रहते हैं प्रवक्ताओं को भी, अन्य नेताओं को भी। वो 2-3 बातें कहते हैं अक्सर। एक तो किसी नेता के खिलाफ अपशब्द मत बोलो, विरोधी नेता के खिलाफ किसी के भी मुद्दों की आलोचना करो, अपशब्द मत बोलो, किसी का असम्मान मत, किसी जाति धर्म के खिलाफ टिप्पणी मत करो। तो इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं। इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप गौरव भाटिया के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। ना, मैंने तो गौरव भाटिया खुद ही बदतमीजी करता है। गौरव भाटिया हमारे नेता को टोटी चोर कहता है, और एक बार नहीं कहता, हर डिबेट में कहता है। और उससे कोई पूछो क्या टोटी चोरी का कोई मुकदमा दर्ज है, किस आधार पर कहता हो। और बहुत खराब शब्द बोलता है, नेताजी के लिए बहुत खराब शब्द बोलता है। तो
हमें थोड़ा सा गुस्सा इसलिए भी आ जाता है कि यार तुम्हारे पिताजी उनके पैर छूते थे, इनके पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी नेताजी के पैर छूते थे, और ये आदमी उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहा है। और 2017 तक तो तुम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, सरकार बदलते ही तुम एकदम राष्ट्रवादी हो गए समाजवादी से। तो मैंने तो कभी अपशब्द नहीं, हाँ एक दिन मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने बोल दिया था उसमें चित्रा त्रिपाठी के शो में। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसे शब्द नहीं। आपके बयान से कभी पार्टी को कोई दिक्कत हुई है? न मेरे किसी बयान से मेरे किसी बयान का ना पार्टी को कभी खंडन करना पड़ा और ना कभी सुधार करना पड़ा। मैंने देखिए, ये तो श्वेता जी मैं दावा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। इंसान गलतियों का पुतला है। बिल्कुल जी। और डिबेट में तो ऐसा माहौल बना दिया जाता है, कई बार आवेश में आदमी बोल जाता है। तो बोल दिया गया होगा, कभी हमने भी बोल दिया होगा। कब कुछ ऐसा आपने बोला जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ कि गलत बोल दिया? हाँ, ऐसे एक दो घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं वो बात कह रहा था कि वो जो है कोई शब्द कोई वाक्य ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि जिसका पार्टी को खंडन करना पड़ा हो या मुझसे ये कहना पड़ा हो कि ये क्यों बोला तुमने। पहली बात। दूसरी बात, आजकल बहुत हमें चैलेंज करते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं, मैं मुकदमा कर दूंगा। मैंने कोई शब्द ऐसा आज तक नहीं बोला कोई। मैं एक बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जो बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। तुम कोर्ट में केस करो, मैं जब प्रूव करूंगा उसे कि मैंने सही बोला है। जैसे मैं RSS के खिलाफ बहुत कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मैं वो बोलता हूँ जो दस्तावेजी सबूत जिस बात के मेरे पास हैं, अनर्गल बात नहीं बोलता कभी। ये बात। एक आपने कहा कि कभी पछतावा हुआ, ऐसा तो कई बार हुआ है। और जैसे एक बार बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक मेरे साथ डिबेट में थे। उन्होंने कुछ वो गुस्सा तो पिछली डिबेट का था, पहले दिन की डिबेट का। पहली डिबेट में उन्होंने मेरे कागज फाड़ दिए थे। अच्छा। और उसमें काफी तू तड़ाक हो गई थी। अगले दिन फिर वो मेरे साथ एक डिबेट में थे, तो मैंने उनके लिए काफी खराब भाषा बोल दी। और फिर मुझे लगा कि गलत बोल दिया मैंने। आपने माफी मांगी उनसे? लेकिन मैं आपके शो में ये कह रहा हूँ, अब देखिए कोई नहीं है, कि अजय आलोक का मैं ये बड़प्पन समझता हूँ कि उन्होंने शो खत्म होते ही मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि अरे बड़े भाई आप तो इतने नाराज हो गए, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैं उस आदमी का ये बड़प्पन मानता हूँ कि मैंने बहुत खराब शब्द बोले थे तू तड़ाक की भाषा में, कि फिर भी उस आदमी ने ये कहा। तब मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि देखो मैंने गलती की और उस आदमी ने बड़प्पन दिखाया। तो उसके बाद मैंने कोशिश की है कि दोबारा किसी के लिए ऐसा शब्द मुंह से ना निकले। और आदमी को लगातार सुधार करना चाहिए। कोई गलती एक बार हो जाए तो दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन जो उसे सुधार ले वही ठीक है फिर, और जो बार बार रिपीट करे वो गलत है। आपने देहात मोर्चा बनाया और हम यूपी इलेक्शंस की बात भी कर रहे हैं। यूपी इलेक्शन में बहुत बड़ा नाम है मायावती। कैसे देखते हैं आप मायावती जी का आगे चुनावी करियर? मुझे लगता है कि बहन जी की राजनीति का ये संध्या काल है। उन्हें जितनी राजनीति करनी थी वो कर चुकी। अब अज्ञात कारणों से वो राजनीतिक तेवर खो चुकी हैं, जो तेवर उनके माने जाते थे। आयरन लेडी कही जाता था। अब आयरन लेडी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। अभी उन्होंने रैली की थी, उसमें बहुत भीड़ आई थी, बीजेपी सरकार की प्रशंसा की। नहीं, भीड़ तो उनके रैली में भीड़ वाकई बहुत आई थी। भीड़ तो संसाधन हो तो कोई भी मैनेज कर लेता है। जो छोटी छोटी पार्टियां, एक एक जिले की पार्टियां, वो भी बड़ी रैली कर लेती हैं। तो भीड़ का, और फिर भी वो रैली जो थी मान्यवर काशीराम के नाम पे थी। जो भी PDA, अब तो PDA शब्द है, PDA के लोग मान्यवर काशीराम के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। वो एक महापुरुष थे, उन्होंने बड़ा अच्छा विचार, उन्होंने एक पूरा दर्शन दिया। तो उनके प्रति श्रद्धा भाव में भी लोग आए थे और मैनेजमेंट से भी आए थे, संसाधनों से भी आए थे। तो भीड़ आना एक अलग बात है, भीड़ अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसी भीड़ में कुछ गाड़ियां ऐसी भी देखी गई जिन पे बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, उनमें भी लोग ढोके लाए जा रहे थे। और बहन जी ने फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी पे हमला किया और बीजेपी सरकार की तारीफ की, तो उससे भी लोगों को लगा कि बहन जी का भाषण कहीं और ही टाइप होकर आ रहा है। तो वो तेवर उनके अब नहीं है, तो वो राजनीति में ज्यादा उम्मीद, ज्यादा लोगों को उनके प्रति भरोसा भी बचा नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि काशीराम जी के विचारों को मायावती जी कितनी आगे तक लेकर गई हैं? नहीं, विचारों को तो आगे नहीं लेकर गई। उनके विचारों पे सरकार बना ली,
और सरकार में अपना जो काम थे वो कर लिए। हम्म। विचारों को तो आगे नहीं बढ़ाया। विचार तो अगर बढ़ते आ गए तो काफी परिवर्तन समाज में आता। हम्म। वो परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। काशीराम जी के विचार तो पेरियार, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर हम्म। और इन सब से सबकी विचारधारा पे थे उनके विचार तो। हम्म। और ज्योतिबा फुले। हम्म। लेकिन बहन जी ने तो उन विचारों को आगे नहीं बढ़ाया। दलितों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। दलितों के देखिए दो दो बात होती हैं। हम्म। एक तो व्यक्तिगत तौर पे कुछ दलितों की मदद कर देना, हम्म। कुछ को मजबूत कर देना। हम्म। एक वैचारिक परिवर्तन करना, पॉलिसी मेकिंग करना, हम्म। कुछ ऐसी योजनाएं बनाना, कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाना, या समाज में ऐसा वैचारिक मंथन करना हम्म। कि जिससे एक उभार आए, समाज में परिवर्तन दिखाई दे। तो दूसरा काम बहन जी ने नहीं किया। वैसे दलितों के लिए कुछ काम तो उन्होंने किए, जब से दलित प्रेरणा स्थल बनाए, ये बढ़िया था। और तो ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ काम नहीं किए, काम तो किए। लेकिन जो एक वैचारिक आंदोलन होता है उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। ये भी कहा जाता है कि मायावती के टाइम पे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छी होती थी। आप अग्री करते हैं इससे? और कानून व्यवस्था ज्यादा खराब नहीं थी उनके टाइम में। हम्म। वर्तमान सरकार से तो बेहतर ही थी। वर्तमान में तो बहुत बुरी हालत है। आप बार बार घूम के बीजेपी के खिलाफ ही बोलना शुरू करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं? चौधरी देवीलाल से एक बार पत्रकारों ने ये पूछा था, हम्म। जब महम कांड हुआ था। हम्म। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए थे सेंटर में, और हरियाणा का मुख्यमंत्री उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला चौटाला को को बना मैं। दिया। तो चौटाला को उपचुनाव लड़ना पड़ा, उसमें हिंसा हुई, गोली चली। हम्म। तो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक पत्रकार ने पूछा कि चौधरी साहब आपके ऊपर यह आरोप है कि आप अपने बेटे को बढ़ावा दे रहे हो। हम्म। तो चौधरी साहब ने कहा और तेरे छोरे ने दूंगा कि मैं अपने बेटे को बढ़ावा नहीं दूंगा तो और क्या तुम्हारे बेटे को दूंगा। तो मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो और किसके खिलाफ बोलूंगा। नहीं, बात मायावती की हो तो आप बीजेपी के खिलाफ, बात किसी की भी हो नहीं, आप बीजेपी के वैसे खिलाफ ही बोलेंगे। वैसे सच्चाई ये है श्वेता जी, हम्म। ईमानदारी से मैं मतलब मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। हम्म। योगी आदित्यनाथ से खराब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं हुआ, 1947 से लेकर आज तक। आधार क्या है इसका? आधार ये है कि एक तो ज्ञान की सीमा बहुत सीमित है। उनका ज्ञान जो, उनका कोई अध्ययन विध्ययन तो है नहीं, उन्हें जानकारी है नहीं, और वो विशेषज्ञ बनते हैं हर बात के। दूसरे, उनकी भाषा बहुत खराब है, और उनकी सोच जो नफरत वाली सोच है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो ये भाषण देते थे जब हिंदू युवा वाहिनी के नेता होते थे कि अगर मुसलमान हमारी एक लड़की ले जाएंगे तो हम उनकी 100 लड़की उठा के लाएंगे। जो व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता हो, आज भी देखिए किस तरह की भाषा बोलते हैं वो। गर्मी निकाल दूंगा, डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, मैं मई जून में शिमला बना देता हूँ। ये किसी सभ्य नेता की भाषा हो सकती है? तो ये जो है, और फिर उनका जो कार्य है, आपको अगर सरकारों की उपलब्धियां देखनी है तो आप लखनऊ को एक चक्कर लगाइए। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में आप अगर आगरा की तरफ से जाएंगे तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे मिलेगा आपको, जो अखिलेश यादव जी ने बनाया। फिर आप चलिए तो आपको आगे काशीराम स्थल मिलेगा। काशीराम द्वार है जहाँ, वहीं से मेट्रो जाती हुई मिलेगी। मेट्रो अखिलेश यादव जी ने बनाई। काशीराम स्मारक जो है बहन जी ने बनाया। फिर दलित प्रेरणा स्थल है, आगे अंबेडकर स्थल है, फिर आगे समता मूलक चौक है, वो सब बहन जी ने बनाए। आप विधानसभा की तरफ चलेंगे तो सामने लोक भवन मिलेगा, वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। फिर आपको लोहिया अस्पताल मिलेगी। फिर आगे लोहिया पार्क मिलेगा, और आगे आपको जनेश्वर मिश्र पार्क मिलेगा, इकाना स्टेडियम मिलेगा, सब अखिलेश यादव जी ने बनाए। योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, गोमती रिवर फ्रंट, और जी पुलिस मुख्यालय, ये सब अखिलेश यादव जी के बनाए हुए हैं। तो या तो बहन जी के प्रेरणा स्थल दिखाई देंगे या अखिलेश यादव जी के। बीजेपी का आप एक काम नहीं बता सकते कि बीजेपी ने ये काम किया जो देखने लायक है। जैसे जनेश्वर मिश्र पार्क जैसा कोई पार्क बनाया हो,
जैसे लोक भवन जैसा कोई भवन बनाया हो, या पुलिस मुख्यालय जैसा, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसी कोई सड़क बनाई हो, पूर्वांचल या एक्सप्रेस तो मेट्रो बनाई है। चलाई हो। मेट्रो उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो है, पांचों समाजवादी सरकार ने चलाई है। छठे शहर में मेट्रो नहीं दे पाई बीजेपी की सरकार 8 साल में। और जबकि योगी जी ने उस समय कहा था कि हम गोरखपुर में भी चलाएंगे, अपने शहर में गोरखपुर में भी नहीं चला पाए। तो कैसे मान लें हम अब काम किए हैं। कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, कानून व्यवस्था के अगर एनसीआरबी के आंकड़े आप देखेंगे तो वो इनकी विफलता की कहानी कहते हैं। डीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 महीने पहले, उन्होंने आंकड़े दिए कि योगी जी जिस दिन से सरकार में आए हैं इतनी मुठभेड़ हुई है। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद 10,000 कुछ मुठभेड़ बताई थी। तो एवरेज अगर हम निकालें तो 3 मुठभेड़ रोजाना के आती है। टोटल जो दिन हुए हैं योगी जी को, उसमें 3 मुठभेड़ रोजाना हुई उत्तर प्रदेश। मुठभेड़ का मतलब क्या होता है कि कोई बदमाश अपराधी जो है पुलिस के ऊपर गोली चलाए और पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए, यही तो मुठभेड़ है। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस जगह जगह गोली मारती घूम रही है। तो जिस प्रदेश में 3 बदमाश रोजाना पुलिस के ऊपर फायर झोंक रहे हो, उसकी कानून व्यवस्था ठीक है। लेकिन बदमाशों ये का तो सरकारी आंकड़े हैं। बदमाशों का एनकाउंटर भी तो किया योगी सरकार नहीं, ने। मेरे सवाल को तो समझो आप। आपने एक वो थे बबलू श्रीवास्तव का बदमाश था बड़ा, जो अपहरण का विशेषज्ञ था, दाऊद इब्राहिम का गिरोह का आदमी था। उसने जेल में एक उपन्यास लिखा था, अधूरा ख्वाब। अच्छा, मौका मिला था आप उसे पढ़ना। बिल्कुल। उसमें उसने सच्ची घटनाएं लिखी हैं अपहरण की, कि उस आदमी का अपहरण हमने कैसे किया था, उसका कैसे किया था, उसका मर्डर कैसे हो, सच्ची घटनाएं लिखी हैं पूरी। उसमें उसने बार बार ये कहता है कि हम ये तय करके, कई बार तो हम खिलौना पिस्टल रखते थे केवल डराने के लिए, बोले तय करके चलते थे किसी भी परिस्थिति में पुलिस के ऊपर गोली नहीं चलानी है। अगर पुलिस वाले को गोली लग गई तो पूरे प्रदेश की पुलिस पीछे पड़ जाती है। तो जब अपराधी इतने डरते हो पुलिस पर गोली चलाने में, और उत्तर प्रदेश में 3 अपराधी रोज पुलिस को गोली मार रहे हैं, तो उसकी कानून व्यवस्था ठीक कैसे मान लें हम। ये तो जंगल राज है। मैं तो सरकार के आंकड़े की बात कर रहा हूं। डीजीपी ने खुद ही आंकड़े दिए हैं कि 3 मुठभेड़ रोजाना हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए। और अगर अपराध के आंकड़े भी देखें तो लगभग 12 रेप और 14 हत्याएं रोजाना हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दलित उत्पीड़न में, महिलाओं के प्रति अपराध में और हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। तो कानून व्यवस्था तो ठीक कहीं भी नहीं। लेकिन दंगे तो सपा सरकार में भी होते थे। नहीं, होते थे, लेकिन इतने नहीं होते थे। जितनी घटनाएं अब हो रही हैं उतने नहीं होते थे। अभी अभी दिवाली पर एक स्टेटमेंट आया आपकी पार्टी की तरफ से कि दिए नहीं जलाएंगे अगर सरकार में आ गए तो। क्या जरूरत थी ऐसे स्टेटमेंट की? नहीं, उसमें दूसरी बात कही अखिलेश जी ने कि एक तो अब टेक्नोलॉजी इतने आगे जा चुकी है कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था क्रिसमस पे लाइटिंग की जाती है। हाँ। तो हम लाइटिंग करके भी वो ज्यादा बढ़िया लगेगा, ज्यादा सुंदर लगेगा। दिए लाना और उनमें सरसों के तेल से दिए जलाना, अगले दिन वो बच्चे और महिलाएं वो तेल इकट्ठा करने के लिए उनमें, क्योंकि वो थोड़ी देर में दिए बुझ जाते हैं, जलाते इतने संख्या में इतने एक साथ दिए रख के जलाना वही बहुत कठिन कार्य है। फिर वो थोड़ी सी हवा चली बुझ गए तो वेस्टेज नहीं है क्या? और सरकारी खजाने से कर रहे हो आप। त्योहार मनाएं, सब लोग अपने अपने पैसे से मनाएं। आप लोगों को इतना संपन्न बना दीजिए कि वो बढ़िया त्योहार मना सकें। और ये सरकार अपने बजट से ये पैसा जो बच्चों की पढ़ाई पे और गरीबों की दवाई पे खर्च होना चाहिए था, उसे आप दिए जलाने में खर्च कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए कि बड़ी धार्मिक सरकार है, संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, परंपराओं को बढ़ावा दे रही है। ये क्या परंपरा है? लेकिन दिवाली पे दिए तो जलाएं। तो सब अपने अपने घर जलाते हैं। नहीं, ये मुख्यमंत्री का काम थोड़ी कि वो दिए जलाते घूमे। मुख्यमंत्री का और काम है, मुख्यमंत्री दूसरे काम करें। तो अखिलेश जी ने दिए जलाने पर ऐतराज नहीं किया, सब जला अपने अपने घर पे। सरकारी बजट से खर्च ना किया जाए इसके लिए कह रहे हैं, वो सरकार के ऊपर है। कथावाचकों से इतनी समस्या क्यों है आपको सर? कथावाचक, कई कथावाचक बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक है जो सही में कथा कहते हैं, जिसमें जैसे मुरारी बापू वो कथा ही कहते हैं। लेकिन कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो पार्टी का प्रचार करते हैं कथा के बहाने। और अभी शायद आपको पता नहीं हो रही है, एक स्टोरी भी है, आप करो अगर कर सकती हो तो। अभी थोड़े दिन पहले झंडे वालाना में आरएसएस के मुख्यालय में कथावाचकों की मीटिंग की गई। अच्छा।
और उन्हें बाकायदा बजट दिया गया कि आपको जाके जगह जगह कथा करनी है और बिहार पे फोकस करना, अभी क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार में कथा करिए और उन कथाओं में बताइए कि बीजेपी क्या क्या कर रही है धर्म के लिए। तो जो कथावाचक ये कथावाचक का चोला ओढ़ के पार्टियों के काम कर रहे हैं और जो लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर आप कथावाचन करिए, फिर आप पर्चा निकालने की बात करते हैं, भविष्य बताने की बात करते हैं। ये तो कथावाचक का काम नहीं है। और मैंने तो चुनौती दे रखी है कि मेरा पर्चा निकाल दे, मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैंने 1 लाख मिले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से? ना, मैं तो मिला तो कभी नहीं हूँ, लेकिन हमारे पड़ोस में कथा करके गए थे वो, और वहाँ 2-3 बातें बहुत भद्दी बोली। हमारे ग्रेटर नोएडा में ही मेरे घर के पास ही कथा थी। वहाँ ये बोला कि जिस औरत की मांग में सिंदूर हो, समझो इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। जिसकी मांग में सिंदूर भरा हो, समझो इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। और अगर सिंदूर नहीं है तो समझो प्लॉट खाली है। ये किसी संत की भाषा हो सकती है? ऐसे लोगों को भी संत कहते हैं लोग। बेटियों का, बहनों का इतना अपमान कर रहे हो आप, ऐसे अपमानजनक शब्द बोल रहे हो। इन बातों पे ऐतराज है हमें। एक दिन वो कह रहे थे, वो वीडियो आपने भी देखी होगी, कि मेरी रावण से बात हुई। मैंने कहा हेलो डियर रावण, कैसे हो? ये काहे की कथा का वाचन है? ये तो लोगों को बुद्धू बनाना है। तो ये लोग कथा के नाम पे एक तो अज्ञान परोस रहे हैं और एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री हुआ, इसका गुरु हुआ, बीच बीच में आरक्षण के विरोध में बोलेंगे, जातियों के खिलाफ बोलेंगे। इसका गुरु ने तो अपनी कथा में ये भी नारा लगाया था कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। आप रामभद्राचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तो आप नहीं मरोगे क्या? 2 सम्मानित नेताओं के लिए इतने भद्दे शब्द बोलना, या उनके मरने पर तुम प्रसन्न हो रहे हो, इसका मतलब तो इन्हें कथावाचक माना है, इन्हें संत माना है। ऐसे लोगों का विरोध। अब हमें इस बहस है कि भाई इन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे हैं। गेरुए वस्त्र तो रावण ने भी धारण किए थे जब सीता माता का अपहरण किया था। गेरुए वस्त्र से कोई संत नहीं हो जाता। संत होता है आदमी वाणी से, विचार से, कर्म से। आप जिन रामभद्राचार्य के बारे में बात कर रहे हैं सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ब्राह्मणों को लेकर भी। उन्होंने भी उच्च ब्राह्मण और नीच ब्राह्मण में उन्होंने कहा था कि दीक्षित, पाठक, त्रिगुणायत और ये जो ये नीच ब्राह्मण होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? गलत है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो शुरुआत ही मैंने यहाँ से करी थी। हम किसी को ऊंच नीच नहीं मानते। हम जाति के नाम पे या गोत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी को ऊंच नीच नहीं मानते। सबका सम्मान करना चाहिए। ये जाति व्यवस्था खत्म कैसे होगी? खत्म करने का तरीका तो है इसका, अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन है क्या कि जिन्होंने जाति बनाई है और जो इसमें शीर्ष पे बैठे हैं, खुद ही तय कर लिया कि हम सबसे बड़े हम हैं, हम ही तय करेंगे क्या होगा। और जिन्होंने हजारों साल तक इसका लाभ उठाया और आज भी लाभ उठा रहे हैं, वो जाति व्यवस्था को तो खत्म होने देना नहीं चाहते। लेकिन जब दबे कुचले लोग अपना हक मांगते हैं तब वो कहते हैं ये तो जातिवाद है। जब किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पे बैठने से रोका जाता तब इन्हें जातिवाद नहीं लगता। जब मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है तब इन्हें जातिवाद नहीं लगता। जब शिक्षक भर्ती में बेईमानी की जाती है ओबीसी के साथ तो इन्हें जातिवाद नहीं लगता। लेकिन जब पीडीए समाज या दलित समाज कहता है कि हमें हमारे हक दो, तो कहते हैं तो जातिवाद कर रहे हैं। तो जातिवाद खत्म तब होगा, पहले जाति खत्म करो। नहीं, जाति तो बनाए रखना चाहते हो, जातिवाद खत्म करना चाहते हो। मेरे पास तो एक फॉर्मूला है, अगर हिम्मत कर सके मोदी जी तो। क्या है फॉर्मूला? हाँ, मैं आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को। बताइए। जैसे मैंने एक अखबार में लेख लिखा था, उसमें छपा था ये कि आप पहले जाति जनगणना कराइए, ये पता लगे किस जाति की संख्या कितनी है। फिर आप ये देखिए कि सरकारी नौकरी में और एजुकेशन में वो जाति उसी अनुपात में आई है कि नहीं आई है। जो जातियां अपनी जनसंख्या के अनुपात में आ जाएं, उन्हें आप जनरल घोषित करते रहिए, ठीक है। और जो बची हुई हैं उनके लिए फिर आरक्षण की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। और जो जनरल में आते रहे उनके लिए एक नियम बना दीजिए कि किसी डॉक्यूमेंट में जाति नहीं लिखी जाएगी, और जाति पूछने पर, जाति बताने पर सजा का प्रावधान होगा। तो धीरे धीरे सारी जातियां जनरल में आ जाएंगी और जाति खत्म हो जाएगी। जब आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो तो आप उसमें जाति लिखते हो। जब आप नौकरी का फॉर्म भरते हो उसमें जाति लिखते हो। जब आप टिकट बांटते हो तो उसमें जाति देखते हो। जब आप मंत्री बनाते हो तो आप बाकायदा बोर्ड लगाते हो लखनऊ में
कि हमने किस किस जाति के मंत्री बनाए हैं। हम्म, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जाति आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हो, हम्म, और आप ये उम्मीद कर रहे हो जातिवाद खत्म हो जाएगा। हम्म। तो कैसे खत्म होगा? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं यही लोग तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव है तो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। विकास की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही, पलायन की बात नहीं हो रही। किस किस जाति को कैसे कैसे साधा जाए ताकि सरकार बन जाए। तो ये एक बहुत कड़वा सच है। नहीं, ये कहना बहुत आसान है कि पॉलिटिकल पार्टी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। जातिवाद देश में है, इस सच्चाई हमें समझनी चाहिए। जाति हमारी एक समस्या है, और जाति कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, और जाति ये प्राकृतिक भी नहीं है, आर्टिफिशियल है, हम्म, ये बनाई गई है। हम्म, तो जब जातिवाद, जब तक जातियां रहेंगी तब तक पार्टियों की मजबूरी है, क्योंकि लोग वोट जाति के आधार पर देते हैं। हम्म। पार्टियां फिर ये देखती हैं कि किस जाति की वोट कहाँ है। ये सच्चाई है जो आप कह रही हैं कि जाति के आधार पर टिकट देते हैं, हम्म, लेकिन वो उनकी मजबूरी है। आप कि कोई जाति अगर 50-60% है किसी विधानसभा क्षेत्र में, हम्म, उसका कोई बैड एलिमेंट भी चुनाव लड़ रहा हो, हम्म, और उसके सामने आप किसी बड़े वैज्ञानिक को ले आइए, ऐसे ले आइए जो उसकी जाति है ही नहीं उस क्षेत्र में, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो कैसे कोई पार्टी हिम्मत करेगी कि जाति के भी खिलाफ वोट दे, वो दे दे, टिकट दे दे? पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये तो सब जगह है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि न्यूज रूम में 2-3 जातियों के लोग ही हैं सारे। देश में 6000 के करीब जातियां हैं, और 2-3 जाति के लोग ही आपको न्यूज रूम में मिलेंगे, और जो बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े एडिटर हैं और बड़े रिपोर्टर हैं, वो उन्हीं जातियों के लोग मिलेंगे। तो ये क्या नेताओं ने किया जातिवाद? यहाँ भी तो जाति, जुडिशरी में जातिवाद है। जो कोलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का, कोलेजियम में कुछ जातियों का ही कब्जा है, वो अपने ही रिश्तेदारों को जज बनाते रहते हैं। जुडिशरी में बाकी जो समाज के लोग नहीं आ पाए, वहां भी जो सामाजिक विषमता है वो दूर नहीं हुई। तो जातिवाद इस देश की कड़वी सच्चाई है। इससे उबरने का हमें फॉर्मूला ढूंढना चाहिए, ये बात सही है। और जातिवाद ने इस देश का बहुत नुकसान भी किया है। सर, वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामायण में क्या अंतर है? कथा तो एक ही है, और जो उसमें कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, वो कांड भी सारे एक ही हैं, कथा भी सेम है। लेकिन वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण एक शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है। हालांकि उसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश जुड़ गए बाद में। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखे थे रामायण में। आज 24,000 श्लोक के 3 संस्करण मिलते हैं उनके, जिन्हें ये माना जाता है कि जो प्रमाणिक हैं। तो उनमें 12,000 श्लोक ही ऐसे हैं जो तीनों में हैं। तो यानी कि वो 12,000 श्लोक तो ओरिजिनल है, और बाकी श्लोक उनमें बढ़ा दिए गए हैं बाद में। तो मैंने वाल्मीकि रामायण जब पढ़ी तो मैंने महसूस किया, और शायद आप पढ़ें तो आपको भी ये लगे कि जो श्लोक को पढ़ने से, मतलब हम तो अनुवाद पढ़ते हैं, उसमें संस्कृत तो समझ में तो आ जाती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अनुवाद पढ़ते हैं। लेकिन अनुवाद भी जो है वो उसका ही तो जो मूल है उसका ही तो अनुवाद होगा। बिल्कुल। तो वो पढ़ने में समझ में आ जाता है कि ये वाल्मीकि ने लिखा होगा। उसमें साहित्यिकता झलकती है, उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं। और जो जिनमें थोड़े बहुत ऐसा ज्यादा अवतारवाद या ज्यादा सांप्रदायिकता सी झलकती है, उनका लग जाता है कि ये तो बाद में जोड़े गए होंगे। तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो बहुत अच्छी रामायण लिखी। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पूरी दुनिया के जो महाकाव्यों की गिनती जब की जाती है तो वाल्मीकि रामायण और महाभारत पहले और दूसरे नंबर पे आती हैं। और जो उसका वो है होमर का इलियड, होमर के इलियड से महाभारत का कंपटीशन रहता है। अच्छा। जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, यूनान के लेखक थे होमर, उनका इलियड महाकाव्य है जिसमें स्पार्टा की लड़ाई और लकड़ी का घोड़ा वो आता है नहीं सब। तो कई बार वो पहले नंबर पर होती है, महाभारत दूसरे नंबर पर होती है, कई बार महाभारत पहले नंबर पर होती है।
तो ये जो विश्व के अगर 10 श्रेष्ठ महाकाव्य गिने जाएं तो उनमें हमारे दोनों ग्रंथ आते हैं, महाभारत और रामायण। रामचरितमानस नहीं आती कहीं भी, मुझे लगता है शायद 100 में भी ना आए। तो रामचरितमानस में साहित्यिकता और कृत्रिमता ज्यादा है। आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा लगती हैं आपको? तुलसीदास जी मनुस्मृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तुलसीदास जी ने ग्रंथों का अध्ययन खूब किया था, वो शिक्षित व्यक्ति थे। आप तुलसीदास जी के खिलाफ बहुत बोल रहे थे। मैं तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा का बहुत प्रशंसक हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ और हिंदी साहित्य में आलोचना भी एक विधा है। जो आलोचना का मतलब होता है कि उसकी कमियां भी बताती है और विशेषताएं भी बताती है। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें उन्होंने भाषा बहुत अच्छी है उनकी चौपाइयां बहुत, जो छंद कहते हैं जिसे, छंद विधान बहुत अच्छा है। उन्होंने अलंकारों को बहुत सुंदर प्रयोग किया है और वो सारे, और विद्वान व्यक्ति हैं वो, लेकिन वो घोर जातिवादी हैं और वो उस जातिवाद से उबर नहीं पाए, घोर ब्राह्मणवादी हैं। रामचरितमानस में आपको हर 10-20 चौपाई के बाद एक चौपाई बेवजह ऐसी मिलेगी जिसमें ब्राह्मण की प्रशंसा मिलेगी कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, शापत ताड़त परुष कहनता विप्र पूज्य अस गावई संता। श्राप देता हुआ, ताड़ना करता हुआ और कठोर बोलता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संतों ने कहा है। क्या जरूरत थी इसे कहने की? इसका रामायण की कथा से क्या मतलब? आप रामायण की कथा कह रहे हो, राम की प्रशंसा करो, रावण की बुराई करो, वो बुराई कर रहे हैं दलितों की। ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, वो स्त्री के बहुत विरोधी हैं। अब जैसा आपने वाल्मीकि रामायण की इसकी तुलना करने की बात कही, वाल्मीकि ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया। साहित्य में, कविता में प्रकृति चित्रण एक विशेष वो रखता है महत्व, कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करें। तो जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे हैं तो वहाँ इन्होंने बड़े सुंदर पेड़ पौधे फूल और ये सब जो चित्रण किए, बहुत ही सुंदर चित्रण है। उसी में एक जगह आता है कि भारी बारिश हुई है और पानी बह के जा रहा है। वो तुलसीदास उसमें भी वो ले आए, स्त्री विरोधी जो मानसिकता थी इनकी। मनुस्मृति की एक चौपाई है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चरित्रहीन हो जाती हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि रामचंद्र जी के मुंह से कहलवाया उन्होंने, कि लक्ष्मण से बता रहे हैं वो कि महाविरष्टि चली फूट की आरी जो स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। कि देखो लक्ष्मण, इतनी बारिश हुई है कि क्यारी फूट के पानी बह चला है, जैसे आजाद होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ये सोच आज भी है, बहुत जगह ये सोच आज नहीं तो भी वो सोच है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन तुलसीदास की मैं तो बात कह रहा हूँ नहीं, तुलसीदास को तो ये नहीं लिखना चाहिए था कम से कम। तो तुलसीदास की रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में वो चीजें नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण में कई इतने अच्छे अच्छे प्रसंग हैं कि जैसे जब भरत जाते हैं राम को लेने के लिए वन में, तो राम जो उनसे सवाल पूछते हैं उसमें पूरी राजनीति है। हर राजनीतिक आदमी को वो प्रसंग जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा। राम जो भरत से पूछते हैं, भरत तुम्हारे राज्य में सब सुखी हैं, सब प्रसन्न हैं, तुम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स तो नहीं लगा देते हो। फिर उसको वो भी बताते हैं साथ में, ज्यादा कर वसूलने से जनता विद्रोही हो जाती है। तुम अपने जो मुख्य कर्मचारी वो हैं, अधिकारी हैं, उनके पीछे एक जासूस तो लगाए रखते हो ताकि वो उनकी सूचना तुम्हें देते रहें कि वो क्या काम कर रहे हैं। तुमने राज्य की सीमाओं पे सेना तैनात तो कर रखी, किसी राज्य की सीमाएं अगर सुरक्षित ना हो तो उस राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है। तुम भेष बदल कर जनता के बीच बीच में जाके उनकी भावनाएं लेते रहते हो। तुम्हारे कोष में सदैव पर्याप्त धन तो रहता है। तुम कर्मचारियों को समय पे वेतन तो देते हो, समय पे अगर कर्मचारी को वेतन न मिले तो भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरह की उनकी पूरी उसमें है। तो लेकिन रामचरितमानस में भी कहीं मतलब उसका जो है 25% हिस्सा खराब है, जिसमें जातियों के खिलाफ और स्त्रियों के खिलाफ टिप्पणियां की गई हैं। बाकी 75% तो बढ़िया अच्छा सुंदर ग्रंथ है। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है, जब राम गंगा पार करने के लिए निषाद को बुलाते हैं तो निषाद से गले मिलते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, उनसे कहते हैं आप मेरे मित्र हो, आप सम्मानित हो, और उसे राजा की तरह ही व्यवहार करते हैं क्योंकि वो भी अपने राज्य का राजा है। तुलसीदास जी ने क्या किया, निषाद आके सीधे लेट जाते हैं रामचंद्र जी के पैरों में
और कहते हैं जी हम तो नीच जात हैं जी, हम तो चोरी चकारी करके गुजारा करते हैं। ये अपमानजनक बातें तुलसीदास ने लिखी हैं। उसके रामचंद्र जी के पैर धोते हैं वो पानी से, वाल्मीकि ने तो नहीं धुलवाए, ठीक है नहीं। सबरी का प्रकरण है, वाल्मीकि रामायण में जब सबरी के पास राम जाते हैं तो पूरा आदर देते हैं सबरी को, सबरी ऐसे बात करते, वहां भी उन्होंने केही विधि स्तुति करो तुहारी, नीच जात में अधम जात में जड़मत भारी। अधम जात में मतलब मैं नीच जात हूँ, और जड़मती यानी मूर्ख हूँ, क्योंकि नीच जात हूँ इसलिए मूर्ख हूँ। अधम जात में जड़मति भारी, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं तुम्हारी प्रार्थना कैसे करूं, तुम्हारी पूजा कैसे करूं। इन बातों पे हमारा तुलसीदास से विरोध है। आपका विरोध मनुस्मृति से भी बहुत है। मनुस्मृति तो एक सड़ा हुआ ग्रंथ है, कूड़ा करकट ग्रंथ है, इतनी गंदगी उसमें है। आपने पढ़ी नहीं होगी अभी? नहीं, मैंने अभी नहीं पढ़ी। मेरा दावा है कि जब आप पढ़ लोगे तो ये सवाल ही नहीं पूछोगे, फिर आप कहोगे ये ग्रंथ तो सवाल पूछने लायक भी नहीं है। बहुत ही खराब ग्रंथ है, और जो ज़्यादातर हमारे जो जातीय शोषण और स्त्री पुरुष की गैर बराबरी है वो मनुस्मृति से आती है। उसमें काम लायक काम की कोई बात है ही नहीं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि कुछ लोग उसका भी समर्थन करते हैं। जिस पार्टी को आप बहुत पसंद करते हैं वो पार्टी बहुत समर्थन करती है उसका, बीजेपी। बीजेपी पार्टी तो करती, बीजेपी तो जो इसकी मूल संस्था तो आरएसएस है। आरएसएस ने तो जिस समय हमारा संविधान स्वीकार हुआ तो उस समय ये मांग उठाई थी कि हमें संविधान स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। गोलवलकर ने बाकायदा ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिखा था इसके बारे में, लंबा लेख, कि ये हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। और मनुस्मृति आप पढ़ोगी तो उसमें बहुत घटिया बातें हैं। उसमें सजा का प्रावधान भी जाति के आधार पर है। अगर एक ही अपराध शूद्र करे तो उसके लिए ज़्यादा दंड की व्यवस्था है, उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, और ब्राह्मण करे तो उसे कम दंड दिया जाएगा। ब्राह्मण के लिए जो सबसे कठोर सजा है मनुस्मृति में, सबसे कठोर सजा वो ये है कि राजा उसे पर्याप्त धन दे के अपने राज्य से बाहर निकाल दे। ये सबसे कठोर सजा है। सबसे कठोर सजा है। इतना नरम रुख क्यों है ब्राह्मणों को लेकर? क्योंकि वो ब्राह्मणों ने लिखी है, उसी से तो उन्होंने स्थापित अपनी सत्ता स्थापित कर ली जो आज तक चल रही है। सर, वेस्ट यूपी में सपा कहीं ना कहीं कमजोर है, उसका वोट बैंक उतना नहीं। अब नहीं है, पहले थी कमजोर, अब नहीं है। अब आप देखेंगे जब 27 का चुनाव होगा। अब मैं लगातार वेस्ट यूपी के दौरों पे हूँ, मैं 50 विधानसभा में मीटिंग कर चुका हूँ, और 50 में अभी मेरी मीटिंग और होनी है। आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 27 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने जिस दिन ये अभियान शुरू किया था पीडीए चौपाल का, उस दिन अपने नेता से कह दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम करूंगा। क्योंकि जो चुनाव लड़ते हैं वो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित हो जाते हैं, फिर उनकी चिंता चुनाव होता है, फिर बाहर काम नहीं कर पाते। विजन क्या है आपका समाजवादी पार्टी को लेकर? विजन तो समाजवादी है, गैर बराबरी दूर करना, सबको सम्मान देना, शिक्षा, संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान, यही विजन है। सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको बराबर सम्मान मिले, कोई भेदभाव ना हो। नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ज्ञान विज्ञान की खोज आ रही है, उन्हें अपनाएं, पुराने अंधविश्वासों पाखंडों से बचें, और आपस में स्नेह बढ़ाने वाली, प्रेम मोहब्बत बढ़ाने वाली बातें करें, नफरत बढ़ाने वाली बातें ना करें। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके बयान आगे जो भी आप दें वो आपस में प्रेम बढ़ाएं, सौहार्द बढ़ाएं। सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना सारी बात बहुत ही बेबाकी के साथ आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।